आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ जो भी ऑफलाइन में एनएमएमएस का स्टूडेंट एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है, उसका तैयारी किस रूप में है, किस तरह से वो तैयारी कर रहा है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है उसका स्ट्रेंथ किस रूप में है। तो आइए पूछते हैं कुछ विद्यार्थी से। वैसे आज संडे है और संडे के दिन में हम लोग रखे हैं क्या पूछताछ। 4-5 दिन लगातार पढ़ाई कीजिए और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी संडे को रहता है, संडे से उससे पूछा जाता है कि इतने दिनों के अंदर में आपने जो भी पढ़ाई किया उसमें आपका तैयारी कितना है। इसके बारे में आपको दिखाते हैं ऑनलाइन। इसको बेहतरीन तरीके से देखिएगा और कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। आज के इस वीडियो से आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को जानकारी मिलेगी, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आप खड़े हो जाइए। तुम रोलेक्ट एक्ट के बारे में आप बता सकते हैं क्या? बताइए तो रोलेक्ट एक्ट क्या है? एक काला कानून है और उसके अंतर्गत अच्छी क्या बनाया था, अंग्रेजों ने वो बनाया था और जिस पर उसे शक होता था उसे बिना वारंट सबूत को। यह कानून कब पारित हुआ था, कब आया? 1900। देखिए इस वजह से हमने रोलेक्ट एक्ट के बारे में पूछे कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। यह एक ऐसा कानून था जो 1919 ईस्वी में लाया गया था। अंग्रेज सरकारों को जिन जिन व्यक्तियों पर संदेह होता था, शक होता था, उन व्यक्तियों को बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूछताछ, बिना किसी वारंट का मतलब बिना किसी पूछताछ के जेल में डाल दिया जाता था। उसके साथ यातनाएं, उसके साथ जुल्म किया जाता था। इसी कानून को कहते हैं रोलेक्ट एक्ट। इस कानून के तहत जिस भी भारतीय व्यक्तियों पर शक होता था उसको बिना किसी वारंट के उसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके उस पर यातनाएं दी जाती थी। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग काला कानून। काला कानून क्यों कहेंगे? जो कानून मनुष्य के लिए हाई नहीं है, मनुष्य के फायदा के लिए हाई नहीं है, जो मनुष्य पर यातनाएं दे, मनुष्य को कष्ट पहुँचाए, वो कानून क्या उसको अच्छा कानून कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून। काला कानून उस तरह के कानून को कहते हैं जहाँ से मनुष्य को किसी प्रकार के सुविधा नहीं मिलती है। कोई भी कानून बनाना जाना चाहिए किसके लिए? जनता के लिए, जनता के भलाई के लिए ना। जब वह उस तरह का कानून बनाएगा जिससे जनता का नुकसान ही हो तो क्या उसको अच्छा कानून थोड़ी कहेंगे। इसलिए हम लोग रोलेक्ट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून। तो आपने जवाब तो दिया लेकिन बेहतरीन तरीके से जवाब नहीं दिया। असहयोग आंदोलन के बारे में बोलिए। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? देख रहे हो यहाँ के बच्चा सबको तब न कहते हैं पूछताछ होना चाहिए। इसलिए जहाँ पर भी पढ़ते हो आप लोग, ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, जहाँ पर भी पढ़ रहे हो 3-4 दिन खूब पढ़िए। इसके बाद एक दिन कुछ ऐसा रखिए जिसके माध्यम से आपको पता चले कि आपका तैयारी किस तरह से है। एक दिन उस टीचर को बोलिए कि एक दिन सर जी पढ़ाइए नहीं, उस दिन आप लोग पूछताछ कीजिए ताकि हमको भी पता चले और आपको भी पता चले कि आपने किस तरह से पढ़ाया और आपको भी पता चले कि हमने किस तरह से तैयारी की है। समझ गए ना? तो आपने बढ़िया तैयारी नहीं की है, समझ गए ना? ये जो सिर मुंडवा लिए हैं तो सिर मुंडवाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थी का दिमाग थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आपका दिमाग घटे गया। ये क्या तरीका हुआ? असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने चलाया था। महात्मा गांधी को और किन किन नामों से जानते हैं हम? महात्मा गांधी को और किन किन नामों से जानते हैं हम? राष्ट्रपिता, बापू। ये सब तैयारी काहे नहीं किए हैं? चलिए लाइए अभी और पूछेंगे, अभी बैठ के तैयारी कीजिए। समझ गए? चलिए खड़े हो जाइए। भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भीमराव अम्बेडकर। देख रहे हो यही सब है बच्चा सब। वैसे पढ़ने में होशियार है लेकिन अभी जो है कैमरा के सामने में कभी बोला नहीं है, हो सकता है इस कारण से भी दिक्कत हो, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति तुमको नहीं मालूम है? भारत के प्रथम तुमको प्रधानमंत्री नहीं मालूम है? नहीं मालूम है और तुम जाकर इधर से उधर हल्ला करते रहता है। ये क्या तरीका हुआ? कितनी बड़ी विडम्बना है, कितना बड़ा दुख बड़ी बात है ना? दुख बड़ी बात। क्या करेगा तुम्हारे साथ? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या जुलूम किया जाए? जुलूम किया जाए? तुम तो बता सकता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो अभी याद है इसको, देखो नरेंद्र मोदी कितना फेमस हो चुका है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री में इसका नाम दर्ज कर दिया है। आजकल जो है किसी भी छात्र से, किसी भी आदमी से पूछिएगा कि भारत का सब कुछ कौन है, तो किसी के बारे में जानकारी हो कि ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में जरूर रखेगा। देखो कितना नरेंद्र मोदी का मतलब कि जो है कद को कितना ऊंचा बढ़ा दिया। एक छोटा सा बालक पूछ रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो बोल रहा है श्री नरेंद्र मोदी। पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलो, भारतीय संविधान के जनक
चलिए ठीक है, गलतियाँ तो सबसे होती है, हमसे भी होती है। एक वीडियो को शूट करने में लमसम 10 बार बोलते हैं इधर से उधर, कोई बात नहीं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन था? बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जिसके बारे में आप लोग जानते हो, जो यहाँ का सबसे, जिसको लिखने पढ़ने के लिए नहीं आता लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बन गया, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। इसमें से कोई बता सकता है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था? नहीं लिखाए हैं, लेकिन आप सोच के जवाब दे सकते हैं। एक ऐसा महिला जो ना तो कभी पढ़ी थी ना, हाँ, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था बताइए इसके बारे में। राबड़ी देवी, बावड़ी खाने के लिए गया था। कोई पढ़े लिखे लेकिन नहीं, लेकिन बना लिखे थी मुख्यमंत्री। यही तो है बिहार के पिछड़ेपन का, यही सब कारण है। पढ़ा लिखल कोई उम्मीदवार तो खड़ा होगा नहीं। अब भाई पढ़ा लिखल को जरूरी क्या है उसमें, जिसको काम नहीं मिलते रहता है, इधर उधर के बकवास करते रहता है ना, इधर उधर के काम करते हैं। नेता जिसका नीयत खराब रहता है वही बनता है। ऐसी बात नहीं है सब नेता का नीयत खराब नहीं रहता है, लेकिन मैक्सिमम नेता का नीयत खराब ही रहता है। नीयत का मतलब क्या हुआ, वो हमेशा सोचता रहता है कि क्या हम विधायक का पद मिल जाएगा या तो हमको मुख्यमंत्री का कोई भी पद मिल जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे। और राज के अंदर में है तो राज को बढ़िया से लूटना है, और देश के अंदर है तो देश को लूटना है। किस तरह से जनता को बर्बाद किया जाए वही सब सोचते रहते हैं। समझो ना बात को। तो तुमने अच्छा जवाब दिया। चलो, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में नहीं बताया, आप बताइए। ऐसा कानून है जिसके अनुसार भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके कहने के अनुसार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। उस समय क्या हुआ था, जब देश के अंदर राष्ट्रवादी ताकत, राष्ट्रवादी बातें, राष्ट्रवादी विचारधाराएं देश में तेजी से फैल रही थी, उसी समय जो है अंग्रेजों को लग रहा था कि इस तरह का राष्ट्रवादी विचारधाराएं तेज़ी से पनपेगा तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन तक, इस तरह से जो फैल रहा है राष्ट्रवादी भावना, हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकते हैं। क्योंकि देश के अंदर राष्ट्रवादी विचारधाराओं को तेज़ी से विभिन्न प्रकार के माध्यमों के साथ ऐसे हर एक तबके तक, हर एक गाँव, जिले, मोहल्ले तक पहुँचाने का काम किया जा रहा था, ताकि लोग जागरूक हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हमारा सहयोग करें, अंग्रेजों के खिलाफ हो। इसके लिए यही के लोग सब, जो राष्ट्रवादी नेता था, अपनी बातों को किन चीज़ों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाता था। तो उसी समय होता क्या है, अंग्रेजी लोग को पता चलता है कि जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो सब समाचार पत्र, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसको डर लगने लगा कि अगर इस तरह से राष्ट्रवादी बहाना देश के अंदर तेज़ी से फैलेगा, उसी स्थिति में हम लोग ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकते, ज़्यादा दिन तक यहाँ ठहर नहीं रह सकते। इसके लिए उन्होंने 1878 ईस्वी में एक कानून लाया, जिस कानून के तहत भारतीय भाषा में छपने वाले सभी अखबारों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि भारतीय भाषा में छपने वाले कोई भी अखबार को आप प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, यानी कि छाप नहीं सकते हैं। इसलिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून। एक्ट का मतलब कानून। इस कानून के तहत भारतीय भाषा में छपने वाले अखबारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप भारतीय भाषाओं में है, हम लोग इंडिया का तो कहाँ का भाषा समझेंगे, इंग्लैंड का भाषा थोड़ी समझेंगे, जिस देश का है, जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा जन्म तमिलनाडु में हुआ है तो तमिल भाषा समझेंगे। वैसे हिंदी को पूरे राज्य, पूरे देश के अंदर मान्यता दी गई है। पूरे देश में आप कोई भाषा आपको आए ना है, लेकिन आपको हिंदी आ रहा है, इसका मतलब आप पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं। पूरे देश के कुछ लोगों से, सभी लोगों से तो नहीं, समझिए ना, ज़्यादातर लोगों से आप बात कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरे के सामने में रख सकते हैं। तो अंग्रेज लोग भयभीत हो गए थे, डर लग गया था कि अगर कहीं इस तरह की भावनाएं तेज़ी से फैले तो हम लोग को यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुरंत एक्ट के माध्यम से 1878 ईस्वी में लगा करके कानून पारित किया गया, जिस कानून के तहत पूरे प्रतिबंध लगा दिया गया। किस रूप में, भारतीय भाषा को छपने के रूप में। समझ गए ना। चलिए, बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन उसको भी महात्मा गांधी ने चलाया था। थोड़ा बढ़िया से पढ़ के आइएगा। चलिए, संचालन क्या है? जब कोई धातु हमला आ जाता है, ऐसी जंग लगने की प्रक्रिया को संचालन कहते हैं। यही सब है एनएमएमएस वाला है। एनएमएमएस वाला के स्टूडेंट की तैयारी देख रहे हो ना किस तरह से है, इसलिए बच्चा सब बढ़िया से। चलो ठीक है, बैठ जाओ, तुमने जवाब दिया। इसलिए जो भी स्टूडेंट जो एनएमएमएस का तैयारी कर रहे हो और आने वाले समय में आप एनएमएमएस का एग्ज़ाम दीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी कहाँ कमी रह गई है, उसको सुधारिए। चलिए तांडव जी, आप खड़े हो जाइए। इसका नाम क्या है? शिव। इसको पहचान लीजिए गौर से। चलिए बताइए आप, जैव विविधता किसे कहते हैं? जिसमें महाअभियान चलाया गया था, जिसमें से
पशुओं की रखने के लिए अभ्यारण्य चला गया था, जिसमें से देखभाल करने के लिए कि हमारे देश में पशु को बचा रहे हैं, नहीं तो नहीं बचाएंगे, इसको बहुत मार डाल रहे हैं, जिससे जंगल कटाई हो रही है, इससे पशु भी मार जाएगा, इसलिए हम अभियान में लगा करते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता, क्या ये जैव विविधता चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है? जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? जीवों में उत्पन्न विविधता, कोई हम लोग क्या कहेंगे? जैव विविधता। तो जैव विविधता के बारे में तो हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। आपने जैव विविधता के बारे में काहे गलत आंसर दिया? देखिए आप फेमस हो जाइएगा, बच्चा सब पूछेगा सिर्फ जैव विविधता नहीं आ रहा है, चला राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एनएमएस का तैयारी करनी। ऐसे में कैसे होगा? हम जैव विविधता क्यों जरूरी है? हालांकि ये क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, लेकिन हम समझाए तो होंगे। क्योंकि इस धरती पर सब आदमी एक दूसरे पर निर्भर है, हाँ, इस कारण जैव विविधता का होना जरूरी है। इससे पूछे क्या जैव विविधता क्या है? तो धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के किस्म और उसके बीच में क्या पाया जाता है? एक रिलेशन पाया जाता है। क्या बताए थे एनसीईआरटी में? क्या लिखाए थे एनसीईआरटी के अनुसार से? बोलो। धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार की किस्में, जिसमें उसके बीच में क्या पाया जाता है? आपसी संबंध पाया जाता है। लिखा थे ना, उसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? अगर धरती के अंदर में एक ही तरह का जीव रहेगा तो एक ही तरह का काम होगा। अगर मान के चलिए किसी देश के अंदर में इंजीनियर रहेगा तो डॉक्टर का काम कौन करेगा? ठेला कौन चलाएगा? अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग तरह के व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैव विविधता क्या है? पर्यावरण और प्रकृति को संतुलन रखने के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है। अगर पर्यावरण और प्रकृति को पूरा मेंटेन में रखना है, संतुलन में रखना है, तो उस स्थिति में आपको जैव विविधता बरकरार रखना ही होगा। समझ गए ना जैव विविधता के बारे में? धरती पे पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार की किस्में, अलग अलग प्रकार के जीवों तथा उसके बीच पाए जाने वाले आपसी संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। या नहीं तो कहेंगे जीवों में पाए जाने वाले विविधता को ही, जीवों में पाए जाने वाले अंतर को ही, विविधता को ही। एक ही तरह के तो जीव नहीं है। हमारे गांव में देखो तो एक ही तरह का लोग रहता है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की सोचता भी है। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का होना जरूरी है, अलग अलग प्रकार का थिंकिंग भी होना जरूरी है, तब ना अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनेगी। एक ही तरह की वस्तुएं जब हमारे पास होगी तो क्या एक ही तरह से हमारी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। अलग अलग जीवों में विविधताएं होगी, तब अलग अलग सोचेगा, अलग अलग काम भी होगा, अलग अलग मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति भी होगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए, धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के किस्में तथा उसके बीच पाए जाने वाले आपसी संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। पर्यावरण तथा प्रकृति को संतुलन रखने के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण तथा प्रकृति में संतुलन मेंटेन बना रहे, ताकि उसके बीच में उथल पुथल ना हो, स्थिर बना रहे, बैलेंस में बना रहे, इसलिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है। चलिए, आपने ठीक बताया। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिरी राष्ट्रीय गौ से गिरी, गौ से गुजरात में है। ये भी ये सब कैसे तैयारी होगा? आपको सही तरीके से तैयारी करना पड़ेगा ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च 2005 ईस्वी से। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस। अब भाई इसका क्या महत्व है? हम लोग दे रहे हैं, हम लोग किस स्टेट से हैं? तो बिहार से। जरूरी नहीं है जो हमारे वीडियो बिहार ठोकर नहीं देखता है, कम ही देखता है, लेकिन देखता है ज़्यादातर कहाँ का? नोएडा के देखेगा, पश्चिमी चंपारण, वो तो बिहार में पड़ता है। इसके बाद पटना का देखेगा, दिल्ली, सभी स्टेट से स्टूडेंट सब देखता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ बिहार के लिए है। सभी स्टेट के अंदर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस तो सेम है ना? क्या 2 और 2 4 यहाँ पे सीखे हैं बिहार में, तो क्या ये बात सिर्फ बिहार के लिए वैल्यूबल है? क्या अन्य स्टेट के लिए नहीं है? जिस तरह से 2 और 2 यहाँ पर पढ़े हैं वो सभी स्टेट के लिए है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो भी पूछ रहे हैं आपके लिए भी होगा फायदाकारी। आप लोग देखिएगा बढ़िया तरीके से। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? मैदान में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि मैदान में इसलिए पाया जाता है, मैदान में नदी होते हैं, समतल होते हैं, वहाँ रहते हैं। हम लोग तो पहाड़ पर नहीं रह सकते, पहाड़ पर गिरेंगे तो वहाँ से हम चटनी बन जाएगी हम लोग। मैदानों में विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए अनुकूल भौतिक अवस्थाएं सब कुछ मौजूद रहता है। मैदान का मतलब समतल जगह, मैदान का मतलब जहाँ की मिट्टी हो, उपजाऊ हो, जहाँ पर रहने योग्य सभी कुछ, सभी उपलब्ध संसाधन हो, सब उसी क्षेत्र को कहते हैं मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखते हैं? हाँ, भू राजस्व विभाग। आइए कुछ और स्टूडेंट से, कुछ और महानुभाव से हम आपको दर्शन कराते हैं। इसका नाम क्या है? रंजीत। ये भी एनएमएमएस का तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में ये भी एग्जाम देगा। चलिए भाई, हम आपसे पूछ लेते हैं कि ये एनोडीकरण क्या होता है? उस दिन आप प्रेजेंट नहीं थे क्या? जिस दिन संसारण के बारे में पढ़ा रहे थे आपने? धातु आधातक में तो प्रेजेंट था,
आप धातु अधातु में प्रेजेंट थे ना, अब उसमें बताइए धातु किसे कहते हैं? वह तत्व जिसके बाह्यतम कक्षाओं में एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया। इससे पूछे हम धातु किसे कहते हैं, तो अगर आप लोगों ने धातु चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जा करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं धातु एवं अधातु चैप्टर GKS स्टडी सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज ये जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज क्लास 8 बोलिए, यानी तो NMMS बोलिए। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा साइंस पढ़ रहे हैं और धातु अधातु चैप्टर बिना पढ़े हुए NMMS एग्जाम देने के लिए जाएगा तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। जब भी एग्जाम लिया जाएगा तो आपको धातु अधातु चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए एग्जाम देने से पहले आप लोग उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। इससे पूछिए धातु क्या है, तो इसने एक बेहतरीन जवाब दिया, वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए भाई बताइए आप धातु के भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण के बारे में बताइए। धातु के पास क्या क्या मौजूद है? भौतिक गुण का मतलब कि उसके पास ही क्या क्या चीज़ है, उसको देखने के बाद आपको क्या क्या चीज़ में पता चलता है, उसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। देखिए अभी रंजित से पूछे धातु के भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? उसका रंग, अवस्था, उसकी मजबूती, बाहर से यानी कि उसके पास ही उस धातु के अंदर उसके पास ही क्या मौजूद रहता है। किसी भी विद्यार्थी के बारे में भी पूछिएगा उसका भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर में पाए जाने वाले गुण को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है जब किसी दूसरे तरीका से अभिक्रिया करेगा, कुछ नया पदार्थ बनेगा, तब उसको कहते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब समझ गए, जहाँ पे कुछ नया बदलाव हो। भौतिक गुण का मतलब कहीं पे बदलाव नहीं, जो उसके पास मौजूद है, जो है सो उसके बारे में बताइए। तो धातु के भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ? धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, धातु धनिक होता है। धनिक का मतलब क्या हुआ? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। ये सब बताए थे। धातु का गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है, ये सब के बारे में आपको जानकारी देना चाहिए। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। इसके बाद बताए थे, क्या बताए थे? धातु को पीटने पर टन टन की आवाज़ देती है जिसे हम लोग ध्वनिक कहते हैं। ये सब धातु का एक भौतिक गुण सब है। धातु को जब हम लोग पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, जब हथौड़े की सहायता से पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आघात वर्ध। तन का मतलब क्या हुआ? धातु को पतले तार के रूप में खींचते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तन या तन्यता। इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब आप लोग धातु अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन धातु की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक धातु का गुण नहीं है? तो गुण क्या है? उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक, धातु विद्युत का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक, धातु कठोर एवं मजबूत होता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए धातु विद्युत क्या होती है? घनात्मक। धातु विद्युत घनात्मक क्यों होती है? धातु इसलिए विद्युत घनात्मक होती है, धातु किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो जो देता है उसी को नहीं कहते हैं धनिक। धातु किसी दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। इसके बारे में समझ गए। अधातु क्या होता है? अधातु किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन लेता है, जो लेता है वो गरीब होता है। गरीब का मतलब ऋणात्मक। अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है जबकि धातु विद्युत घनात्मक होती है। क्यों होती है? इसके बारे में आपने समझ लिया। तो चलिए, आपने क्यों जवाब नहीं दिया? इस तरह से कीजिएगा तो काम चलेगा। हाँ, अब आप जान रहे हैं कि आप NMMS का एग्ज़ाम दीजिएगा, इस तरह से पढ़ाई होगा तो सुधार कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे ज़्यादातर लॉन्ग वीडियो बन रहा है, तो लॉन्ग वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए, धातु अधातु के बारे में आपसे पूछ लिए। इसके बाद बताइए आप मिश्र धातु किसे कहते हैं? धातु धातु के संयोजन को मिश्र। देखिए अभी इससे पूछे क्या? मिश्र धातु। अब देखिए NMMS का तैयारी कर रहे हैं तो साइंस से भी क्वेश्चन आता है, बेशक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग में समझिए ना 30-32 तो क्वेश्चन आता ही है। तो मिश्र धातु के बारे में पूछे। मिश्र का मतलब होता है मिलावट। मिलावट तो एक आदमी से होगा नहीं, तो 2 या 2 से अधिक धातु के मिश्रण, यानी तो एक धातु लीजिए यानी तो एक अधातु लीजिए, उसको मिलाइए, तब जो तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु तथा एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या करेंगे हम लोग? मिश्र धातु। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक धातु को इस तरह से मिलाएंगे ना, पता नहीं चलेगा कि किसको क्या मिलाए हैं। जब इस तरह का, जैसे कि मान के चलिए पानी में क्या डालते हैं? नमक को डालते हैं, चीनी को डालते हैं, तो पता चलता है नमक है कि चीनी है। इसी तरह के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब यह हुआ कि आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं, मिलाने के बाद आपको पता नहीं चले इसमें क्या मिला है। 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक अधातु तथा एक धातु के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र धातु। बताइए किन्हीं 2 मिश्र धातु का नाम बताइए। देख रहे हो ना? हो सकता है पहली बार कैमरा के सामने आया है, हो सकता है इसको जो डर भी हो सकता है, लेकिन अच्छा लड़का सब है, जवाब दे देता है। लेकिन इस बात से आपको क्या शिक्षा मिल रही है कि आप 4-5 रोज़ कस के तो पढ़िए,
लेकिन एक रोज़ कुछ ऐसा भी रखिए जिसके माध्यम से टीचर को भी पता चले कि हमारा बच्चा किस तरह से तैयारी कर रहा है और आपको भी पता चले कि हमारा किस तरह से तैयारी है, समझ गए ना। और माइक पे ज़रूरी नहीं है कि आप जो इस स्थिति में है तो हमेशा इसी स्थिति में रहिएगा, हमेशा आपको कहीं ना कहीं बोलने का मौका दिया जाएगा। जब आपको यहीं से आपको सीखने की क्षमता नहीं रहेगी, यहीं से आपको बोलने का आदत नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में आप जब बड़े आदमी को संबोधित कीजिएगा, ज़्यादा आदमी के बीच में अपनी बातों को रखिएगा तो आप लोग वहाँ पे उस स्थिति में आप अपनी बातों को बेहतर तरीक़ा से नहीं रख सकते हैं। ये भी विद्यार्थियों में क्वालिटी होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, जब भी मौका मिले दूसरे के सामने हम किस तरह से प्रदर्शित करें, किस तरफ में उसको दिखाएं, समझ गए ना। पढ़ना तो ज़रूरी है, सीखना तो ज़रूरी यही है, सीखे हुए बात को आप किसी दूसरे के सामने में किस तरह से प्रस्तुत करते हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता है, समझ गए ना। हो सकता है पहली बार कैमरा के सामने आया है, समझ गए ना, हमको भी पहले बार आए थे तो हमको भी अभी गलती कर देते हैं तो पहली की बात छोड़िए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण और नारे इससे पूछ लेते हैं। तो बताइए, हे राम किसने कहा था? हे राम किसने कहा था? हाँ चलिए, आराम हराम है एक बात किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल। हाँ देखिए, महत्वपूर्ण नारे से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन व्यक्तियों ने आज़ादी के समय में किस तरह का नारा दिया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। जैसे कहा था हे राम महात्मा गांधी ने, आराम हराम है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, समझ गए ना। इसलिए महत्वपूर्ण नारे को भी आप लोग कुछ कुछ देख के जाइएगा। हमारे देश के अंदर में जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने देश की आज़ादी करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, उन्होंने अपनी बातों के माध्यम से, अपनी विचारधाराओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा फैलाने का प्रयास किया गया, जिसके तहत क्या किया उन्होंने नारे दिया। नारे से क्या होता है, लोगों के अंदर में क्या होती है, राष्ट्रवादी विचारधारा, लोगों को एकता होने की भाव जगती है। इस स्थिति में होता क्या है, जब लोगों में एकता होती है तो उस स्थिति में क्या कोई भी व्यक्ति आप पे जुल्म ढा सकता है? नहीं ढा सकता है। इसलिए एकता बने रहे, लोगों के अंदर में राष्ट्रवादी भावना विचारधारा फैले, इसके लिए क्या किया हमारे देश के अंदर में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेना, महत्वपूर्ण नहीं कहेंगे, सभी आदमी जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों को प्राणों की परवाह नहीं किया, सभी आदमी को महत्वपूर्ण कह सकते हैं। बहुत बड़ा, उन्होंने तो सब कुछ त्याग कर दिया, महापुरुष है। ऐसे आदमी को तो सत नमन करना चाहिए, हमेशा उसको याद में रखना चाहिए, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, मृत्यु को हंसते हंसते गले लगा लिया। तो ऐसे आदमी को महत्वपूर्ण, सभी आदमी महत्वपूर्ण है जो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाए, समझ गए, चाहे गुप्त रूप में चाहे दिखा करके, जिस रूप में हो, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे सभी आदमी महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। तो चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत बढ़िया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को कौन नहीं जानता है? हाँ, जो नहीं जानता है उसका मतलब उसको पॉलिटिक्स से कोई नाता ही नहीं है। दुनिया का हर एक हिस्सा में आप जाइएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप लोग को जानकारी मिलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ऐसा कहा जाता है, पक्ष और विपक्ष, विपक्ष ऐसा कहा जाता है, विपक्ष हमेशा क्या करता है, पक्ष का विरोध करता है, लेकिन इस भारत के अंदर में एक ही ऐसा पॉलिटिशियन था जिसका विपक्ष भी क्या करता है, सपोर्ट करता था। कौन, किसको? वो नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने किस चीज़ का स्थापना किया था? भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी का संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। दुनिया के अंदर ऐसा देखा गया है, जब भी पक्ष या विपक्ष रहेगा उस स्थिति में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, वो उसको टालेगा, कहेगा कि तुम्हारे द्वारा ये अच्छा बढ़िया तरीके से काम नहीं किया जाएगा, वो उसको कहेगा। इस स्थिति में हमेशा क्या होता है, पक्ष और विपक्ष में हमेशा बहुत छिड़ी हुई रहती है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पक्ष और विपक्ष दोनों से क्या मिलती थी, सपोर्ट मिलता था। बहुत ही अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए भी पक्ष का साथ दिया। जब भी विपक्ष को अटल बिहारी वाजपेयी की आवश्यकता पड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी ने खूब बेखूबी उसको सहायता किया, मदद किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के संस्थापक थे। 1980 ईस्वी में बीजेपी का स्थापना हुआ था। ये भी बीजेपी के चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह भी कभी कभी पूछ देता है, चुनाव चिन्ह क्या है बीजेपी का? अरे बाबू रे, नरेंद्र मोदी के बारे में तो सब जानता है। देखो नरेंद्र मोदी का चुनाव चिन्ह क्या है वही नहीं जान रहा है, जुल्म कर दिया है। बिहार में देखो कितना नीतीश का वर्चस्व है। जैसे देश के बारे में कुछ भी पूछेगा तो किसी के बारे में नहीं बताएगा, नरेंद्र मोदी के बारे में बताएगा ही। लेकिन बिहार में देखिए किसी के बारे में आपको जानकारी रहे नहीं, लेकिन नीतीश का जानकारी रहता ही है। और नीतीश का वो जेडीयू का है चुनाव चिन्ह है तीर छाप, जनता दल यूनाइटेड। बीजेपी का चुनाव चिन्ह अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार है, अब की बार मोदी सरकार। पूरा देश के युवाओं को सबको उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। कांग्रेस देश का सबसे क्या है, पुराना पार्टी है, उसका क्या छाप है? हाथ छाप। देख लो, यही है रंजीते।
हरबू के पास भेजना पड़ेगा। आप देखो ये कहाँ से हम बात किए हैं, आप लोग फिल्म देखते होंगे तो आपको पता होगा रंजीती। अरे बेवकूफ, कैसे चलेगा काम? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोर तेरे साथ क्या जुल्म किया जाए। क्या जुल्म किया जाए बोलिए? आप पढ़ाई नहीं करते हैं, हो सकता है पढ़ाई किए होंगे, आप होशियार हैं, हम मानते हैं। देख रहे हो ना, कर रहा है एनिमल्स का तैयारी, एगो क्वेश्चन नहीं याद है, जाएगा वहाँ पे एनिमल्स एग्जाम दिखाने के लिए हम ये एनिमल्स का तैयारी कर रहे हैं। बेवकूफ़ सा, तुमसे क्या पूछेंगे? तुमसे वही पूछेंगे जो तुम कहेगे। चलिए आप बताइए, बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.सी. राय। सूचना के अधिकार कानून कब लाया गया? 2005 ईस्वी में लाया गया। अब भाई सूचना का अधिकार होता क्या है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिए सूचना का अधिकार जीके स्टडी सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे समझाएंगे आपको, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। उस स्थिति में आप लोग पूरा वीडियो को देखते नहीं हो। आप लोग को क्या चाहिए? छोटा छोटा वीडियो चाहिए, छोटा छोटा रील्स चाहिए। आप लोग तुरंत देख करके भागना चाहते हैं। जब वीडियो लंबा हो जाता है तो उस स्थिति में आप लोग पूरे वीडियो को देखते नहीं हो, इससे हमको थोड़ा नुकसान हो जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, ये बताइए नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? अरे बेवकूफ रे, नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अब देखो कितना बार एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। भारतीय डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना कब हुआ था? देखो अब देखो वर्षा होने लगी है, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वर्षा होने के कारण वीडियो में आवाज़ झरझर आएगा, दिक्कतें होगी। आप वीडियो को देखिए नहीं। वीडियो देखने के लिए आप लोग को वीडियो को अच्छा क्वालिटी चाहिए, और वीडियो में आप लोग को क्या चाहिए? इधर उधर का बात नहीं होना चाहिए, यही सब ना है।